तो लास्ट लेक्चर को एंड हमने किया था दो क्वेश्चंस के साथ। दो क्वेश्चन मैंने दिए थे होमवर्क, कर ली वो दोनों क्वेश्चन सबने? ये दो क्वेश्चंस थे, है ना। डिसोसिएशन ऑफ CO2 दिया था मैंने, और एक में P और Q को कंपेयर करना था। तो बताओ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? द डिसोसिएशन ऑफ CO2 can be expressed as 2CO2 giving you 2CO plus O2 if 2 moles of CO2 are taken initially and 40% of CO2 gets dissociated at equilibrium conditions, then total number of moles at equilibrium will be। ये बताना है। ये तो हमको आता है, जनरल फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हो जाएगा, दिमाग लगाओगे थोड़ा सा लिखोगे तो भी हो जाएगा। क्या रहा है आंसर? सिर्फ एक ही ने आंसर अभी भेजा है मेरे को, आनवी ने अकेला आंसर भेजा है जो सही है, बाकी और किसी ने आंसर नहीं भेजा है। बोलो भाई, आंसर्स कितने मोल आएंगे टोटल? बाकी जनता होमवर्क नहीं किया? चयन ठीक है, सही है। और और जल्दी बताओ, आई वांट आंसर्स भाई। मैं नहीं बताऊंगा जब तक और लोगों के आंसर्स नहीं आते मेरे पास। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। वैसे तुम फॉर्मूले से भी कर सकते थे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सिखाया तुमको, याद है? हाँ, उससे भी डायरेक्ट आ जाएगा भाई। 2CO2 गिविंग यू इन इक्विलिब्रियम विथ था वैसे तो, इन इक्विलिब्रियम विथ 2CO प्लस O2। तो एक तो ये बताओ, इसका अल्फा कितना दे रखा है तुमको? अल्फा कितना दे रखा है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया, मैं चाहता हूँ अभी अभी करें मेरे साथ, फटाफट जल्दी बताओ अल्फा कितना है। 40% था तो उसको कितना कर देंगे अपन? 0.4 लिखेंगे वैल्यू के हिसाब से। अच्छा, एन की वैल्यू कितनी है भाई? एन की वैल्यू कितनी है? हाँ हाँ, सही है, आंसर तेरा भी सही है। एन की वैल्यू कितनी है? 3/2, बिल्कुल 1.5 या 3/2। कैसे भाई? इसके दो से, प्रोडक्ट के दो और एक, तीन बन रहे हैं, तो दो से अगर तीन बनते हैं तो एक से बनेगा 3/2। ये सिखाया था आपको। तो एन की वैल्यू 3/2। तो फॉर्मूले से डायरेक्ट बता सकते हो, बाकी फिर मैं प्रॉपरली लिख के भी बता दूंगा कैसे करना है। देयरफॉर टोटल मोल्स इज इक्वल्स टू A इंटू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। ए इनिशियल मोल्स कितने हैं? इनिशियल मोल्स कितने दिए क्वेश्चन में? दो। तो 2 इंटू 1 प्लस 1.3/2 माइनस 1 इज 1/2 इंटू 0.4। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0.2। तो 2 इंटू 1.2 इज 2.4। ये डायरेक्ट आंसर है भाई। और अगर तुम लिख के करोगे तो भी आ जाएगा कि सर ये T=0 पे 2 मोल था, ये कुछ भी नहीं था। T=T इक्विलिब्रियम में 2 - 2 अल्फा, याद है? A - A अल्फा सिखाया था लिखना, कि ये होता था तो ये A - A अल्फा कंज्यूम होता था। तो 2 - 2 अल्फा, 2 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा ये? 0.8, बिल्कुल। तो ये कितना बनेगा? देखो, ये दो से ये दो बनता है, तो ये 0.8 खत्म होने से कितना बनेगा? कितना बनेगा, जल्दी बताओ। रिप्लाई सिर्फ कुछ ही लोगों के आ रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? 0.8। और ये दो से एक बनता है, तो ये 0.8 खत्म होने से ये कितना बनेगा? गुड, वेरी गुड चैन बेटा। कितना बनेगा? 0.4, वेरी गुड, 0.4। तो ये तुम्हारा 2 - 0.8 हो गया 1.2, 0.8 और 0.4, और इससे भी निकालोगे तो भी टोटल मोल्स हो जाएंगे 2.4 एट इक्विलिब्रियम। तो फॉर्मूले से करो, प्रोसेस वाइज करो, आंसर दोनों से सही आएगा और सेम आएगा। समझ में आई बात सबको? किसी भी तरीके से कर सकते हो, ऐसे या ऐसे, आंसर विल बी सेम। नोट किया? 2.4 आंसर।
तो काफी लोगों ने होमवर्क नहीं किया था, यानी कि लोग पिटाई खाने के काम कर रहे हैं। होमवर्क करना है भाई। देखो, जिस दिन क्लास हो उसी दिन कर लिया करो, वरना भूल जाते हैं। तुम ये सोचते हो कि जिस दिन क्लास होगी उसके पहले कर लेंगे, उसके पहले याद नहीं आता क्या होमवर्क था। अच्छा, स्कूल एग्जाम्स, चलो ठीक है, नहीं बट लेकिन यार 2 सवाल तो कर सकते हैं। करना है, करना है, कुछ भी हो करना है अपने को। चलो समझ में आ गया पहला, जल्दी अगले पे आए। हाँ, तो क्या बोला है अगले सवाल ने अपने को? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द रिएक्शन 2p+q गिविंग यू 3r+s, if 2 moles of each p and q are taken initially in a 1 liter flask, then at equilibrium condition which of the following is always true? तो बताओ भाई, इनमें से कौन सी कंडीशन हमेशा ट्रू है? चयन सही है, हर्ष सही है। तुम्हें सिर्फ लिखना था कि T=T इक्विलिब्रियम पे कैसे लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन को, और 2 ही लोगों के आंसर आए हैं बस, बाकी और किसी ने कुछ नहीं बोला है। बोलो बोलो भाई, नाम लेना पड़ेगा क्या मेरे को लोगों का? आदित्य गड़बड़ है, वेदिका थोड़ा गड़बड़ है बेटा। एक सेकंड, आदित्य गड़बड़ है, वेदिका गड़बड़ है, राम ठीक है बेटा तेरा आंसर। देखो भाई, कैसे करेंगे इसमें, तो तुमको बस इक्विलिब्रियम लिखना है। क्या इक्विलिब्रियम दिया है तुमको? 2p गैशियस प्लस q गैशियस गिविंग यू 3r गैशियस प्लस s गैशियस। तो सर T=0 पे इसके 2 मोल दे रखे हैं और इसके 2 मोल दे रखे हैं, और आर और एस कुछ भी नहीं है। तो सर हम जनरल कैसे बता दें? हमको तो बोला ही नहीं कि कितना खत्म हो रहा है। जब कुछ नहीं बोला होता कितना खत्म हो रहा है, तो हम क्या मान लेते हैं भाई? खत्म होने वाली क्वांटिटी को क्या मान लेते हैं? एक्स वेरिएबल मान लेते हैं ना, हमें नहीं पता कितना खत्म हो रहा है। तो क्यू वाली क्वांटिटी को एक्स मान लें, स्टोइचोमेट्रिक रेशियो में खत्म होने वाली है, तो क्यू वाली को अगर एक्स मान लेंगे तो पी कितना खत्म होगा? सोच के बताना। सुनो सुनो बात को, अगर मैं 2 - x मोल लिखता हूं क्यू को, तो p कितना खत्म होगा? 2 - क्या होगा? x/2, 2x क्या होगा? सोच के बताना। और बहुत लॉजिकल सी बात है कि इसका एक खत्म होता है तो इसके कितने खत्म होते हैं? तो इसका एक खत्म होता है तो इसके 2 खत्म होते हैं, तो अगर x खत्म होगा तो ये उसका कितने टाइम्स हो जाएगा? यूनिटरी मेथड भूल जाते हैं हम बार बार। तो हो जाएगा 2 - 2x। Therefore concentration of P, अब 2 - x बड़ा है कि 2 - 2x बड़ा है? कौन बड़ा है? 2 - x बड़ा है ना भाई। तो concentration of P is less than concentration of Q, since 2 - 2x is smaller than 2 - x, and that is your answer। देखो कितना सिंपल सा सवाल था, 2 लाइन, बस आपको वेरिएबल में लिखना था और कुछ नहीं करना था। आया समझ? लिख लिया सबने? ठीक है, तो देखो हम लोगों ने यहां तक अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे लिखते हैं, एक्सप्रेशंस फॉर केपी कैसे लिखते हैं, बहुत सारी चीजें करी थी ना, बहुत सारे वेरिएबल्स थे, क्वेश्चंस करे थे। देखो कहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था, उसके बाद कितना सारा हमने लिखने की प्रैक्टिस कर ली। तो ये बहुत ऑब्वियस हो जाएगा, इसको लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अब हमको इसके आगे जो है ली चार्टलियस प्रिंसिपल पढ़ना है, तो थोड़ा ली चार्टलियस प्रिंसिपल पढ़ते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग आगे चल के। बट राइटिंग concentrations in terms of alpha या moles in terms of alpha, writing concentration in terms of x या moles in terms of x जो है वो अपने को अब आ जाना चाहिए। हमने काफी उस पर प्रैक्टिस कर ली है, और लॉजिक होता है उसमें, मतलब कोई ऐसा रटने वाली बात भी नहीं है, आप बस तरीके से लॉजिकली लिखते चलो,
तो आप एक्सप्रेशन आराम से बना सकते हो। ठीक बात है, करेंगे, इतना सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा रिवाइज करते रहना तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखो अगली हेडिंग, एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। और उसके अंडर लिखना है ली चार्टियर्स प्रिंसिपल। तो उसमें लिखो, इफ अ चेंज इज अप्लाइड टू द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, if a change is applied to the system at equilibrium, comma, then the equilibrium will be shifted in that direction in which it can minimize the effect of change applied. And the equilibrium is established again. And the equilibrium is established again under new conditions. ये ली चार्टियर्स प्रिंसिपल है। अब इसके बेसिस पे हम कुछ केसेस में इफेक्ट्स बताएंगे कि अगर हम कंसंट्रेशन बदलें तो क्या होगा, प्रेशर बदले तो क्या होगा, टेम्परेचर बदले तो क्या होगा। इन सबको हम इसके मदद से प्रेडिक्ट करना सीखेंगे। लिख लिया यहां तक सबने? लिखो लिखो, लिख लो। तो ली चार्टियर्स प्रिंसिपल ये कह रहा है कि भाई अगर आपने इक्विलिब्रियम को किसी तरीके से डिस्टर्ब किया तो इक्विलिब्रियम ने आपको रीएस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। सो इट विल ट्राई टू नेगेट द चेंज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे पहला चेंज अपन देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज क्या होगा। तो उसमें लिखो नंबर 1, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज। कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बदलें तो क्या होगा उसमें।
तो उसमें लिखो ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, on increasing the concentration of any reactant, comma, the reaction goes in forward direction full stop. On increasing concentration of any product, the reaction goes in backward direction. एंड वाइस से वर्सा लिख देना उसके आगे, एंड वाइस से वर्सा, मतलब अगर कम करोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। लिख लिया? इसके नीचे एक नोट ऐड कर देते हैं हम लोग, ऐड अ नोट। उसमें लिखो एडिशन ऑफ प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स हैज नो इफेक्ट addition of pure solids or pure liquids has no effect on equilibrium conditions। तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन को हम 1 रखते हैं, तो उसकी अमाउंट बढ़ा भी दोगे तो भी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, और क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, देयरफॉर इट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो कुछ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में केपी कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस के थ्रू अभी अपन उसको यूज करेंगे तो सीख लेंगे। इसके बाद अपन क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो बच्चों क्वेश्चन। कंसिडर द इक्विलिब्रियम consider the equilibrium N2 gaseous plus 3H2 gaseous in equilibrium with 2NH3 gaseous, full stop, at a constant volume and temperature at a constant volume and temperature by changing which of the कहाँ देख लेगा, volume and temperature by which of the following processes, ऐसा कर दो, by which of the following processes we can
increase the amount of NH3 at equilibrium conditions। तो एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिंगल करेक्ट ही होना जरूरी है। मैं ऑप्शंस दे रहा हूं आपको। ऑप्शन ए, बाय एडिंग N2, बी बाय एडिंग H2, सी बाय रिमूविंग N2, और डी बाय रिमूविंग H2। तो इनमें से कौन कौन सी कंडीशन से इक्विलिब्रियम पर अमोनिया की अमाउंट बढ़ाई जा सकती है? गुड, आंसर्स आ रहे हैं और काफी सही आंसर्स आ रहे हैं। सक्षम बेटा गड़बड़ है, बाकी लोगों के ठीक है। कौस्तुभ एक ही है क्या ऑप्शन? अच्छा ये बताओ सब लोग, N2 ऐड करने पर रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड जाएगी तो अमोनिया की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, तो ए ठीक है। H2 ऐड करने पे कहाँ जाएगी? तो भी फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड जाएगी तो फिर से अमोनिया की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। N2 कम करने पर रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड्स। तो उस केस में अमोनिया की क्वांटिटी कम हो जाएगी। बिल्कुल। और सेम केस H2 रिमूव करेंगे, अगर H2 रिमूव करेंगे तो भी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो अमोनिया की क्वांटिटी कम हो जाएगी। ये बात समझ में आती है क्या? तो ए एंड बी, दीज टू कंडीशंस विल कॉज एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ अमोनिया। ठीक है। ओके, अच्छा एक सवाल और करते हैं। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, consider the equilibrium CaCO3 solid in equilibrium with CaO solid plus CO2 gas, comma answer the following with respect to the given इक्विलिब्रियम। तो तुमको इक्विलिब्रियम दे रखा है, इसके रिस्पेक्ट में कुछ चीजें तुमसे पूछी हैं। तो पहली चीज, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ Kp। दूसरी चीज तुम्हें क्या बोला है? एडिशन ऑफ प्योर CaCO3 solid to equilibrium shifts the reaction in which direction? Third, addition of CO2 gas to equilibrium shifts the reaction in which direction? और फोर्थ, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, मुश्किल नहीं है, लॉजिकल है, बट समझोगे तो आएगा फोर्थ वाला।
कि adding CO2 gas to equilibrium या on adding कर देना on adding CO2 gas to equilibrium, the equilibrium gets disturbed and it shifts to achieve the equilibrium again. Then partial pressure of CO2 at new equilibrium is dash when compared to partial pressure of CO2 at ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। तो ये क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स का आपको आंसर देना है। तो पहले तो केपी का एक्सप्रेशन बताओ कि केपी का एक्सप्रेशन क्या आएगा। भाई तुम्हें बताया था प्योर सॉलिड्स का ना तो कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाता है ना उनका पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर किसका आएगा, सिर्फ पार्शियल प्रेशर किसका आएगा, CO2 का, है ना। तो सॉल्यूशन लिखना है तो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आ जाएगा। या Kc के टर्म्स में लिख रहे थे तो कुछ लोगों ने ऐसे भी लिखा कि सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंटू RT की पावर 1, है ना। तो दोनों ठीक है, अगर इस तरीके से लिख सकते हैं Kp को एक्सप्रेशन और Kc से रिलेट करके लिखना है तो ये हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। वैसे तो मैं सिर्फ पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में चाह रहा था तुमसे आंसर, बस ये बताने को कि जब अलग अलग स्पीशीज होंगी तो प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स के पार्शियल प्रेशर हम नहीं लिखते, उन सिर्फ जो गैसेज होंगे उनके पार्शियल प्रेशर लिखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन में प्योर सॉलिड्स प्योर लिक्विड्स की कॉन्सेंट्रेशन हम नहीं लिखते, हमने ऑलरेडी देखा हुआ था। सिर्फ गैसेज या चीजें जो सोल्यूशन में उनकी कॉन्सेंट्रेशन हम लिखते हैं। राइट, फर्स्ट पार्ट तो आ गया होगा सबको, है ना। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, तुम CaCO3 डालोगे अगर रिएक्शन में तो क्या होगा, ऐसा करना है उसके ब्रैकेट में लिख लेना, सेकेंड पार्ट के ब्रैकेट में लिख लेना नो चेंज इन वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैसेस लिख लेना। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने सॉलिड डाल दिया तो गैसेस की वॉल्यूम चेंज कर दी, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं ला रहे हैं हम। हाँ भाई, तो प्योर सॉलिड डालने से क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना। सही बात है, प्योर सॉलिड है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो सेकंड का आंसर हो गया नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या होगा, अगर CO2 गैस ऐड कर दी तुमने तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। तो थर्ड पार्ट में रिएक्शन शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और फोर्थ पार्ट मुश्किल नहीं है लेकिन सोचना पड़ेगा। क्या बात है सुजल, सही है, प्रेशा सही है, चयन गड़बड़ है बेटा। अच्छा, पहले जब इक्विलिब्रियम रहा होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 किसके बराबर रहा होगा, Kp के, है ना। सब लोग हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, अब जब नया इक्विलिब्रियम आएगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 न्यू इक्विलिब्रियम, है ना। ये इनिशियल इक्विलिब्रियम की बात थी,
न्यू इक्विलिब्रियम पर भी किसके इक्वल होगा? केपी का इक्वल होगा। तो इस केस में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो इज इक्वल है ना, एट न्यू इक्विलिब्रियम इज इक्वल। तो फोर्थ का जो फिल इन द ब्लैंक है उसका आंसर आ जाएगा इक्वल। समझ में आ रही है ना बात, कि भाई केपी की मदद से हम कंपेयर कर सकते हैं। भाई ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो भी होगा वो केपी के इक्वल ही रहेगा। हाँ, तो केपी के इसी तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करते नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो क्वेश्चन में तुम्हें लिखवा रखा है, देखो, है ना। ये इक्विलिब्रियम कंसिडर करना है, अपन ने टेम्परेचर को चेंज किया नहीं है, सिर्फ अपन ने क्या किया है, CO2 ऐड की है, नो चेंज इन टेम्परेचर। तो केपी कांस्टेंट है, तो केपी तो कांस्टेंट है, तो जो वैल्यू केपी की यहाँ होगी वही केपी की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, केपी तो कांस्टेंट है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पहले भी केपी के इक्वल था, बाद में भी वो केपी के इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, सेम रहेंगी। समझ में आ रही है बात। और यही कह भी रहे हैं ना हम, भाई तुमने CO2 ऐड कर दी तो रिएक्शन पीछे जाती है, क्यों पीछे जाती है, तुमने CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिया, तो CO2 चाहता है कि उसका पार्शियल प्रेशर केपी के इक्वल हो जाए, तो वापस पीछे जाता है, रिएक्शन CO2 कंज्यूम करता है, तब तक करता है जब तक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो केपी के इक्वल नहीं हो जाता। ये बात समझ में आई सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। तो और भी सवाल करेंगे, बट अभी एक चीज समझिए हमने, कंसंट्रेशन। अब प्रेशर का इफेक्ट समझते हैं, तो हम दो तीन इफेक्ट समझ लें, फिर हम इनके मिक्स क्वेश्चंस भी करेंगे कि भाई चीजें बदलें तो किससे क्या क्या बदलता है। तो कंसंट्रेशन हमने समझ लिया कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, प्रोडक्ट की बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। प्योर सॉलिड्स या लिक्विड्स की कंसंट्रेशन बदलती नहीं, मतलब अमाउंट बदलने से उनकी कंसंट्रेशन जो केसी या केपी एक्सप्रेशन में आती है उसमें कोई फर्क नहीं आता, तो उनका इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ऑल राइट, यहां तक तो दिक्कत नहीं है किसी को? बिल्कुल। तो अब सेकंड जो ली चार्टलिस प्रिंसिपल हमको देखना है, लो जल्दी देख लो। सेकंड चीज जिसका हमको इफेक्ट देखना है वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, कि अगर हम इक्विलिब्रियम पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बदले तो क्या होगा, है ना। तो सेकंड लिखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, उसमें लिखो, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। तो अगर हम किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे प्रेशर बढ़ा दें, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, कॉमा, equilibrium will shift in the direction, equilibrium will shift in the direction in which the number of moles of gaseous components, in which the number of moles of gaseous components in the reaction decrease, and vice versa, है ना। इसका मतलब क्या है वो भी मैं समझाता हूँ, इसके नीचे भी एक नोट लिख लेते हैं, फिर इसका मतलब भी समझ लेंगे। नोट लिखो, if in an equilibrium process
if in an equilibrium process delta ng is equals to 0, comma, then there is no effect of pressure or volume change on equilibrium पोजीशन। तो हमने कहा कि प्रेशर बढ़ाओ तो रिएक्शन वहां जाती है जब गैसेस के मोल्स कम होते हैं, लेकिन अगर डेल्टा एन जी जीरो यानी रिएक्टेंट की साइड भी गैस के उतने ही मोल्स है, प्रोडक्ट की साइड भी उतने ही है, तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी जनता? डेल्टा एन जी जीरो है यानी रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बराबर मोल्स हैं, तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर मोल्स हैं गैसेस के, तो कहीं जा सकती है कि रिएक्शन, उसको तो वहां जाना है जहाँ गैसेस के मोल्स कम हो, तो कहीं नहीं जाएगी। वही बात हमने इस नोट के अंदर लिख दी है कि अगर इक्विलिब्रियम प्रोसेस कोई ऐसा है जिसका डेल्टा एन जी जीरो है, तो फिर प्रेशर बढ़ाना या वॉल्यूम करने का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। मतलब उसको टेंडेंसी होती है वहां जाने की जहाँ गैसेस के मोल्स कम हो, लेकिन डेल्टा एन जी जीरो मतलब रिएक्टेंट में जितने गैस के मोल्स है प्रोडक्ट में भी उतनी ही है, तो वो कहीं नहीं जाएगी। इसको अपन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अच्छा, प्रेशर के इफेक्ट से हम वॉल्यूम का इफेक्ट भी बता सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, प्रेशर बढ़ाओगे किसी गैसीय सिस्टम पे तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, ये बताना जरा। तुमने अगर किसी गैस पे प्रेशर अप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसी बात को कभी कभी ऐसे बोल देते हैं कि प्रेशर बढ़ा दो या वॉल्यूम कम कर दो। तो वॉल्यूम कम करने के लिए आपको प्रेशर बढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। प्रेशर कॉज है, प्रेशर बढ़ाना कॉज है, वॉल्यूम कम करना उसका इफेक्ट है कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होती है। चलो तो इसका यूज करना सीखते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो। लिखो, इन द फॉलोइंग equilibrium processes, comma, predict the direction of shift of equilibrium reaction, कॉलन। अब इसमें तुमको रिएक्शंस लिखने हैं और उनके आगे दो कॉलम बनाने, प्रेशर इंक्रीज और प्रेशर डिक्रीज। तो हम दोनों में बताएंगे कहाँ जाएगा। जैसे पहले देख लो कैसे लिखना है, उसके बाद लिख लेना। जैसे मैंने मान लो पहली रिएक्शन लिखी तुम्हारे लिए, सबसे कॉमन ही ले लेते हैं, N2 प्लस 3H2 इन इक्विलिब्रियम विथ 2NH3 गैसेस। और मैंने तुम्हें यहाँ दो केसेस दे दिए, इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग प्रेशर। तो ऐसे बनाना है अपने को, ठीक है। तो मैं लिखता जा रहा हूँ यहाँ पे अलग अलग रिएक्शंस और तुम्हें बताना रहेगा कि कहाँ जाएगी।
हाँ जयराज, मैं अभी डिक्टेट नहीं कर रहा, मैं बस लिख रहा हूँ, तुम लोग स्क्रीन पे से लिख लो। आई एम नॉट डिक्टेटिंग द रिएक्शंस राइट नाउ, है ना। तो कितनी, 5 दे दी, एक और सोच लें अपन। हम्म हम्म इनमें तुमको बताना है कि प्रेशर बढ़ाने पर कौन सी रिएक्शन कहाँ जा रही है। नहीं नहीं जयराज, नथिंग टू बी सॉरी अबाउट, इट्स ओके। वो क्या है, मैं सोच के लिख रहा था तो आई स्टॉप्ड डिक्टेटिंग देयर, आई स्टार्टेड थिंकिंग रिएक्शंस। तो बताओ भाई। अच्छा पहले बता देना, लिख कंप्लीट हो जाए लिखना तो मेरे को बता देना, उसके बाद मैं वन बाय वन तुमसे चीज़ें पूछूंगा। आई स्टार्ट आस्किंग एक एक करके कि क्या होगा किस केस में। कर लिया, लिख लिया, मतलब क्वेश्चन लिख लिया सबने। ठीक है भाई। तो पहला जो रिएक्शन है N2 गैसेस प्लस 3H2 गैसेस इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3 गैसेस, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा भाई, है ना, सही बात है। देखो इधर कितने गैसेस के मोल्स हैं, 1 और 3, और प्रोडक्ट में कितने, 2, तो डेल्टा एन जी -2 है। सिखाया था ना डेल्टा एन जी निकालना। तो अब डेल्टा एन जी के हिसाब से याद रखने में मेहनत लगती है कि डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो कहाँ जाएगा, नेगेटिव है तो कहाँ जाएगा। आप तो बस एक सिंपल सी लाइन अगर आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा कि रिएक्शन वहां जाएगी जहाँ गैसेस के मोल्स कम हैं। तो कहाँ कम है भाई गैसेस के मोल्स, इधर या इधर, राइट हैंड साइड, फॉरवर्ड या प्रोडक्ट में। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा तो डिक्रीजिंग प्रेशर पे कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, है ना, ये तो ऑब्वियस हो गया हमारे लिए। अच्छा अगला केस बताओ। अगले केस में कहाँ जाएगा रिएक्शन, H2 प्लस I2 गिविंग यू 2HI, तो डेल्टा एन जी जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो डेल्टा एन जी जीरो वाले केस में रिएक्शन पे प्रेशर बढ़ाओ या घटाओ कहीं नहीं जाता, तो यहाँ नो चेंज और नो चेंज आ गया, है ना, यही आया। थर्ड केस में कहाँ जाएगा, तुमने CaCO3 इन इक्विलिब्रियम विद CaO प्लस CO2 ले रखा है, प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर 1 मोल गैस का है और यहाँ कुछ भी मोल नहीं है, 0 है, और ये भी गैसेस नहीं है, तो रिएक्टेंट साइड गैसेस कम है ना, 0 है, प्रोडक्ट साइड 1 है, तो कहाँ जाएगी, प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड्स। समझ आ रही है बात, है ना। तो कम करेंगे प्रेशर तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, केपी सेम आएगा, बिल्कुल केपी तो सेम रहेगा, बिल्कुल फॉरवर्ड, केपी केसी तो सेम रहेगा बेटा। ये केस तो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके थे ना थोड़ा सा। केपी केसी विल रिमेन सेम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। केपी तो हर केस का सेम है बेटा, देखो यहाँ भी केपी सेम रहेगा, यहाँ भी केपी सेम रहेगा, केपी को कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेशर बढ़ाने से। केपी में चेंज तो सिर्फ टेम्परेचर बदलने से आएगा। अच्छा अगली रिएक्शन, अब खुद सोच के बताओ,
प्रेशर बढ़ाने पे कहाँ जाएगी? बैकवर्ड्स। वेरी गुड। सिंपल सी बात, जहां भी गैस के मोल्स कम होंगे प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन वहीं जाएगी। और प्रेशर कम करने पे कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। वेरी गुड। अब मेरे को जल्दी जल्दी आंसर चाहिए। अगली केस में प्रेशर इंक्रीज करने पे कहाँ जाती है रिएक्शन? बैक। और डिक्रीज करने पे फॉरवर्ड। लास्ट केस, प्रेशर बढ़ाने पे फॉरवर्ड और कम करने पे बैकवर्ड। आया समझ? एक ही सिंगल सिंपल सा स्टेटमेंट है, प्रेशर बढ़ाने पर या वॉल्यूम कम करने पर रिएक्शन वहां जाती है जहां गैसियस कंपोनेंट्स की क्वांटिटी कम होती है। ठीक है। ऑल राइट। एडिशन ऑफ नोबल गैसेस अलग केस है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इज अ डिफरेंट केस, वो मैं बताऊंगा। उसमें मैं एक उसमें भी एक सिंगल स्टेटमेंट ही लिखेंगे अपन, उससे अपना काम हो जाएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं इसके ऊपर, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। करें? ठीक है। इसमें भी भाई कुछ ऑप्शंस में मेहनत लगी, कुछ ऑप्शन डायरेक्टली आसानी से हो जाएंगे। तो क्वेश्चन, फॉर द गिवन इक्विलिब्रियम प्रोसेस for the given equilibrium process CaCO3 solid in equilibrium with CaO solid plus CO2 gas, comma, on increasing pressure, on increasing pressure on the system, select the correct options. The options are A, reaction goes in backward direction, B, number of moles of CO2 will decrease at new equilibrium, C, concentration of CO2 will remain unchanged. वैसे क्वेश्चन देख के तुम्हें क्या लग रहा है कि सिंगल करेक्ट है कि मल्टीपल करेक्ट है? क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है? मल्टीपल करेक्ट है ना। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस लिखा है बेटा। और ऐसा होता है ऑप्शन ब्रैकेट एस, तो होता है कि एक भी हो सकता है, कई सारे भी होते हैं। और अगर ऐसा लिखा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन मतलब एक करेक्ट होगा, है ना।
लास्ट ऑप्शन डी, देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन। देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो बताओ भाई, ए और बी काफी लोग कह रहे हैं, चयन कह रहा है ए और सी। तो ऑप्शन सी भी तो डिसाइड करना पड़ेगा सही है या गलत है। अच्छा रुको रुको, पहले एक एक करके बात करते हैं अपन। ऑप्शन ए भाई सही है, ये तो अब अपन ने भी एस्टेब्लिश कर लिया था, सही है ना ये? ठीक है। अब रिएक्शन पीछे जाएगी तो मोल्स ऑफ CO2 कम होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ। अब तुम कह रहे हो कि सर रिएक्शन पीछे जा रही है, तो पीछे जाने के लिए CO2 के मोल्स कम करने पड़ेंगे ना। बिल्कुल, कम हो गए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, सही बात है प्रीशा। तो भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 का क्या होगा, चेंज होगी? कैसे बताएंगे हम कि चेंज होगी? तुमने प्रेशर बढ़ाया है ना, तो सिस्टम की वॉल्यूम कम हुई या नहीं हुई? भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 जो है वो मोल्स अपॉन वॉल्यूम है। अभी वॉल्यूम कम हुई कि नहीं हुई? कम हो गई है ना। अच्छा मोल्स का क्या हुआ, मोल्स बढ़ गए कि कम हो गए? मोल्स भी कम हो गए। अब कौन कितना कम हुआ ये तो हमको पता नहीं है एग्जैक्टली exactly। तो कम तो दोनों हुए हैं। तो तुम अगर थोड़ा सा याद करो, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी थी ना, ये कि Kp is partial pressure of CO2 which is concentration of CO2 into RT। तो क्या यहाँ से हम कुछ हिंट बता सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 क्या रही होगी? बिल्कुल भाई, Kc लिखोगे इसका भी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 आएगा ना, which is constant at equilibrium। Kc is equal to equilibrium concentration of CO2। ये कब तक कांस्टेंट रहती है? जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। अरे ये कितना गंदा लिखा है, रुको। when temperature is constant, तो क्या आएगा आंसर, ए बी और सी, है ना? समझ में आ रही है बात? तो कभी कभी आपको अगर अच्छा सा देखो, इजी सवाल आएगा, ऑब्वियसली आपको सिंगल करेक्ट आने वाला है, तो इजी सवाल आएगा तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आ गया, बता देंगे सर ये तो हमको आता है। थोड़ा सोचने वाला, थोड़ा एफर्ट वाला सवाल आया, तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? सी। तो अपन ने बहुत कुछ सीखा ना, जैसा क्वेश्चन होगा उतना सोच के आंसर देंगे, ठीक है? समझ में आ रही है बात? तो सिंगल करेक्ट के तो फिर चार क्वेश्चन बन सकते हैं ना, एक ऑप्शन ये वाला करेक्ट का, एक ऑप्शन बी करेक्ट का, एक ऑप्शन सी करेक्ट का, जिसमें से ऑप्शन सी करेक्ट वाला अगर क्वेश्चन होगा तो इसमें आपको ज्यादा एफर्ट या मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर सबको? बिल्कुल। तो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज हमको समझ में आ गया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज हमको समझ में आ गया। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है वो हमको समझना है, उसके बाद एडिशन ऑफ इनर्ट गैस समझते हैं, और एक फिजिकल इक्विलिब्रियम लिखना है, लिख लो, लिख लो बेटा जल्दी लिख लो। यहाँ मैं सोच रहा हूँ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम तुमको करवा देता हूँ, क्योंकि टेम्परेचर
और इनर्ट गैस थोड़ा टाइम लेंगे। हाँ प्रगति बेटा। लिख लिया सबने? हाँ तो अपन फिजिकल इक्विलिब्रियम भी यहीं कर लेते हैं, वैसे अलग से भी कर सकते हैं, बट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम भी यहीं लिख लेते हैं, जिससे कि वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर के अंडर ही सब कुछ एक साथ लिखा हो जाएगा, और टेम्परेचर फिर अपन उसके बाद कर लेंगे। तो लिखो बेटा, राइट डाउन। सेम पॉइंट के मतलब सेम सब हेडिंग के ये जो सेकंड इफेक्ट है, तो सेम इफेक्ट के अंदर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के अंदर एक सब हेडिंग लिखनी है तुमको। क्या सब हेडिंग लिखनी है? कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो उसमें लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम, लिखो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, on increasing pressure on a physical equilibrium, comma, on increasing pressure on a physical equilibrium, comma, the equilibrium shifts in the direction the equilibrium shifts in the direction in which the density of the substance is higher, in bracket, or we can say that volume is lower। तो प्रेशर बढ़ाने पर फिजिकल इक्विलिब्रियम अगर है, फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब समझ में आता है ना, कोई चीज सॉलिड और लिक्विड अगर स्टेट में, जैसे आइस और वाटर है, या वाटर और वेपर्स हैं, है ना, तो दो अलग अलग अगर फिजिकल स्टेट्स हैं, वो अगर एक साथ एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हैं, तो उन पर अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वो वहां जाएगी जहां डेंसिटी ज्यादा है। इट विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर डेंसिटी इज मोर, है ना। लिखा यहां तक? अब मैं तुमसे एग्जाम्पल में ही सवाल पूछने वाला हूँ, मतलब एग्जाम्पल में लिखवा रहा हूँ, बट उस एग्जाम्पल का जवाब तुमसे पूछूंगा मैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो H2O सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O लिक्विड, है ना। तो
इसका मतलब बेसिकली आइस इन इक्विलिब्रियम विद वाटर, ये वाली बात हो गई। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है पहले तो ये बताओ, किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है? पानी की, है ना, सबको पता है ना। आइस फ्लोट करती है पानी के ऊपर, डेंसिटी कम होती है आइस की। ये उन रेयर केसेस में से जहाँ सॉलिड की डेंसिटी कम है, जनरली सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो वाटर हैज हायर डेंसिटी एंड आइस हैज लोअर डेंसिटी। तो प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड के बैकवर्ड? फॉरवर्ड, है ना, ज्यादा डेंसिटी की तरफ। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर equilibrium shifts in forward direction. That is towards higher density बोला था। और प्रेशर कम करेंगे तो कहाँ जाएगा? बैकवर्ड्स। On decreasing pressure, equilibrium shifts in backward direction. ठीक है, इससे हम ये बातें समझा सकते हैं इक्विलिब्रियम की मदद से कि अगर आप दो आइस क्यूब्स को लो और उनको एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस कर दो, तो थोड़ी देर बाद जब आप उनको रिलीज करते हो तो वो चिपक जाते हैं, दे स्टिक टुगेदर। होता है ना ऐसा? या एक बड़े से बाउल में आप बहुत सारे आइस क्यूब्स रख दो एक दूसरे के साथ, तो कुछ आइस क्यूब स्टिक कर जाते हैं। तो वो इसलिए होता है कि जब आपने प्रेशर बढ़ाया, तो प्रेशर बढ़ाया तो कहाँ, क्या आइस किस में कन्वर्ट हो गई? प्रेशर बढ़ाया आपने इस इंटरफेस पर, आइस कन्वर्ट हो गई वाटर में, है ना, जहां पे ये टच हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब जब आप इसमें से प्रेशर हटाओगे तो वाटर वापस किस में कन्वर्ट होगा? आइस में। तो जब ये वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो दोनों आइस क्यूब्स क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। दिल स्टिक टू ईच अदर। ठीक है, इसके और भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। आप थ्रेड ले लो एक, उस पर वजन लगा दो और उसको आइस के ऊपर रख दो, तो थ्रेड पूरा आइस के थ्रू पास हो जाता है धीरे धीरे। तो जहां से वो पास होता है उसमें ऊपर आइस वापस जम जाती है, तो आइस क्यूब के दो टुकड़े नहीं होते। तो क्या होता है, जहाँ थ्रेड होता है वहां प्रेशर लगता है, वहां आइस मेल्ट होती है, थ्रेड नीचे जाता है और प्रेशर लगता है और थ्रेड नीचे जाता है। बट जहां से प्रेशर हट जाता है वहां पे वापस वो जम जाता है, तो थ्रेड पूरा पास हो जाता है और आइस क्यूब जोड़ा का जोड़ा रहता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं इस बात को समझाने के। लेकिन बेसिकली बात यह है, प्रेशर बढ़ाने पे आइस कन्वर्ट्स टू वाटर और प्रेशर कम करने पे वाटर कन्वर्ट्स टू आइस। क्लियर टू एवरीवन? सेकंड केस अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें डायरेक्ट आंसर बताना मेरे को। आपके पास H2O लिक्विड है और H2O गैस है, प्रेशर बढ़ाने पे कहाँ जाएगी रिएक्शन? शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल। ठीक है, तो घर पे प्रेशर कुकर तो होगा ही सबके, है ना, है ना, देखा तो होगा ही प्रेशर कुकर कभी ना कभी। तो प्रेशर कुकर क्या दबा के खाने को जल्दी पकाता है कि सर उसमें प्रेशर लग जाता है इसलिए खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा होता है क्या? वाटर जल्दी बॉईल होता है?
अच्छा ये एक बात बता मेरे को, खाना जल्दी कब पकेगा? पानी जल्दी बॉईल हो उससे, या पानी ज्यादा टेम्परेचर तक जाए उससे? किससे ज्यादा जल्दी पकेगा खाना? जल्दी बॉईल होने से, या टेम्परेचर ज्यादा पे बॉईल हो उससे? ज्यादा टेम्परेचर से। क्योंकि पानी तो चाहे हम रूम टेम्परेचर ही बॉईल करा सकते हैं, पता है तुमको। इट इज पॉसिबल कि तुम उबलते पानी में हाथ डालो, इट इज वेरी मच पॉसिबल। बट वो पानी उबलता हुआ 1 atm पे नहीं होगा। वो जो बॉइलिंग वाटर होगा वो लेस प्रेशर पे होगा। ये बात पढ़ी होगी ना तुमने, कि माउंटेन पे जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि उस पे लगने वाला प्रेशर कम हो जाता है। इसीलिए माउंटेन्स में अगर तुम किसी चीज को पानी में बॉईल करना चाहते हो, जैसे चावल हो गए या पोटेटोज हो गए, इनको अगर तुमको आलू बॉईल करने हैं, तो माउंटेन्स पे उनको बॉईल करने के लिए ज्यादा टाइम तक उनको हीट करना पड़ता है। क्योंकि पानी वहां पे लेट्स से 80 डिग्री पे ही बॉईल हो गया, तो पानी का टेम्परेचर 80 डिग्री से ऊपर ही नहीं जा रहा। बात समझ आ रही है? तो होता ही है कि तुम्हारे पास एक ओपन कंटेनर अगर है और तुम इसको हीट कर रहे हो, वैसे पानी है और लेट्स से कुछ पोटेटोज पड़े हैं, तो ये ओपन कंटेनर में 100 डिग्री सेल्सियस पे पक रहा है, क्योंकि पानी 100 पे बॉईल हो जाता है। ऊपर से 1 atm प्रेशर है, ठीक है। तो 100 से ऊपर तो टेम्परेचर ले जा ही नहीं सकते ना आप ओपन कंटेनर में, क्योंकि पानी 100 डिग्री पे बॉईल होने लग जाता है। यू कैन नॉट टेक द टेम्परेचर ऑफ वाटर बियॉन्ड 100। इसकी जगह मैंने क्या किया, अब इसके ऊपर एक सील्ड लिड लगा दी। मैंने इसको सील कर दिया अच्छे से, और उसमें एक वाल्व ऐड कर दिया। अब क्या हो गया? अब ये प्रेशर तो बाहर का रहा नहीं, अब यहाँ स्टीम बनेगी अंदर। स्टीम बनेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। प्रेशर बढ़ेगा तो पानी अब 100 डिग्री पे बॉईल नहीं होगा, अब हो सकता है 120 पे बॉईल हो या 130 पे बॉईल हो। बट जितने पे भी बॉईल होगा, पोटेटो उतने टेम्परेचर तक हीट हो जाएगा। ज्यादा जल टेम्परेचर पे हीट होगा तो ज्यादा जल्दी पक जाएगा, है ना। पक जाएगा ना। हाँ। तो प्रेशर कुकर जो है वो क्या करता है, पानी को बॉईल होने से रोकता है ना। इट इंक्रीजेस प्रेशर एंड शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो गैस नहीं बनने देता, वो उसको पानी लिक्विड स्टेट में रखता है। तो इससे खाना जल्दी पकता है। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है? खाना पकता तो जल्दी है, गैस बच जाती है, एनर्जी कम खर्च होती है, नुकसान क्या है इसका? इकोनॉमिकली देखोगे तो कोई नुकसान नहीं है, उसका नुकसान दूसरा है कि थिंग्स कुक्ड इन प्रेशर कुकर आर जनरली नॉट दैट टेस्टी एज कंपेयर्ड टू थिंग्स कुक्ड इन ओपन वेसल्स। हाँ, न्यूट्रिशनल वैल्यू में फर्क आता है, बिल्कुल सही बात है। खाने को जितना हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, उसका टेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों में फर्क आ जाता है ना। तो ठीक है। बात समझ आई? एक लास्ट एग्जाम्पल डायमंड और ग्रेफाइट का, है ना। कार्बन डायमंड इन इक्विलिब्रियम विद कार्बन ग्रेफाइट। तुम्हें पता है कि भाई किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है? डायमंड की, बिल्कुल सही बात है, हायर डेंसिटी। तो प्रेशर बढ़ाने पे ये इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? बैकवर्ड। तो डायमंड कहाँ बनते हैं? कहाँ बनते हैं डायमंड? कहाँ मिलते हैं? हाई प्रेशर में ना। कोल जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे रहता है तो किस में कन्वर्ट होता है वो ओवर द टाइम? डायमंड में। तो अगर डायमंड पे कम प्रेशर कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेफाइट में, है ना।
तो एक्चुअली होता है कि डायमंड को कुछ हजार साल लगते हैं, बट अगर तुम डायमंड को ऐसे ओपन छोड़ दो तो कुछ हजार सालों में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट में। ठीक है, तो डायमंड इज फाउंड बीनीथ द अर्थ एट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कंडीशंस। हाँ, आर्टिफिशियल डायमंड्स भी ऐसे ही बनाते हैं, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लगाते हैं तो उससे आर्टिफिशियल डायमंड्स बन जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ मेकिंग डायमंड्स। तो अगर डायमंड को ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो प्रेशर कम होगा। हाँ, तो वो लेकिन कुछ हजार साल लगते हैं, टेक्स अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स टू कन्वर्ट डायमंड बैक इनटू ग्रेफाइट। तो यहाँ भी लिख लेना, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम पर प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा सब बता सकते हैं। आप बस ये देख लो कि डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब वॉल्यूम कम है, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन वहां जाएगी, अगर कम करोगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो दिस वाज सेकंड केस, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, उसका सब हेडिंग थी। अब हमारी थर्ड हेडिंग जो हमको लिखनी है वो लिखनी है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ली चार्ट ली इसके अंदर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और उसमें अपन ने एक वैन टॉस इक्वेशन लिखी थी, याद है शुरू में? किसी को याद है क्या भाई? वो लिखते हैं, उसकी मदद से अपन बताएंगे। तो इसमें वैन टॉस इक्वेशन लिख लो। वैन टॉस इक्वेशन अपनी थी ln k इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी प्लस सी। है ना, इसकी मदद से अपन बताएंगे कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने में क्या होता है। दैट वी विल प्रिडिक्ट द डायरेक्शन, और फिर इसके बाद अपन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का इफेक्ट और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पढ़ लेंगे, तो विल बी ऑलमोस्ट डन विद द चैप्टर। तो मोस्ट प्रोबब्ली इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी डन विद द चैप्टर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। लिख लो, यहाँ तक लिख लो, इसको फिर मैं समझाता हूँ। और इनफैक्ट आई वुड से कि प्री रीड दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, थोड़ा प्री रीड करके आना, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू गाइस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और इनर्ट गैस पे तो बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, हम तो डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा, बट एनसीईआरटी में बहुत ही छोटा पैराग्राफ दे रखा है, उसको रीड करके आना है। प्री रीड करके आओगे ये तीन चीजें। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, और तीसरा क्या बोला था मैंने, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ये तीन चीजें थोड़ा सा प्री रीड कर लो, है ना। बिल्कुल राम बेटा, उसके बाद ये कंप्लीट कर लें अपन, फिर उसके बाद अपन वो केमिकल बॉन्डिंग का जो पार्ट पार्ट बचा है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये कर लो बच्चों। आज यहाँ पे रोकेंगे अपना अपना लेक्चर, इसके आगे इसको प्री रीड करके आते हो तुम, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, है ना।